और आज हम लोग देखेंगे कि अज्ञेय की प्रमुख जो कहानियां थी, कुछ कहानियां हैं जो काफी चर्चित रही हैं और उनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो वैसी ही कहानियों की कथा वस्तु क्या है, वर्ण विषय क्या है, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, फटाफट जुड़िए आप सभी। अज्ञेय की प्रमुख कहानियों का लिखते हैं। अज्ञेय की प्रमुख कहानियों की विषय वस्तु। ठीक है, क्या कहानी का विषय वस्तु थी, हम वो लिखेंगे। हमने कल कहानियों के नाम लिख लिए थे, बहुत सारी कहानियों के नाम लिखे थे, कहानी संग्रह के भी नाम हमने लिख लिए थे। आज सबसे पहले हम लिखेंगे हारिती। हारिती कहानी की बात करेंगे 1931। लिखते जाइए, कौन सी कहानी है? हारिती 1931। और इसमें कर्तव्य निष्ठा कि एक व्यक्ति के तौर पर, मानव के तौर पर आपका जो भी पद है। कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिला, मिल जाएगा आप लोगों को अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, कर्तव्य निष्ठा की प्रतिष्ठा की गई है। मतलब पूरी कहानी में ये बताई गई है कि कर्तव्यनिष्ठ मानव कैसा होना चाहिए और क्यों सारी चीजों से बढ़कर आपका अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है ना। अगर जिस तरह से हम बात करते हैं अधिकारों की, तो अधिकार के साथ क्या आते हैं? हमारे कर्तव्य भी आते हैं, और इसमें कर्तव्य निष्ठा का चित्रण किया गया है, उसकी प्रतिष्ठा की गई है। दूसरी कहानी की बात करेंगे, पुलिस की सीटी। दूसरी कहानी की बात करेंगे, पुलिस की सीटी। पुलिस की सीटी 1938 की कहानी है। और इस कहानी के मुख्य विषय की बात करेंगे तो क्रांतिकारी संघर्ष दिखाया गया है, और कह सकते हैं छद्म रूप से, मतलब कहीं ना कहीं झलक मिलती है इसमें किसकी? आपने क्रांति इनका चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमने पढ़ा है, उनकी कहानी पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में, पुलिस की सीटी में, छद्म रूप से चंद्रशेखर आजाद की झलक मिलती है। चंद्रशेखर आजाद की झलक मिलती है। ठीक है, क्या होती है? उनकी झलक मिलती है किस कहानी में? पुलिस की सीटी में। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी जुड़िए, क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। पुरुष का भाग्य 1940। तीसरा है पुरुष का भाग्य। पुरुष का भाग्य बात करेंगे 1940 की। इसमें क्या है? एक क्रांतिकारी महिला है, क्रांतिकारी है, लेकिन उसके वात्सल्य प्रेम की, क्रांतिकारी महिला के वात्सल्य, ममतामयी माता भी है वो, वात्सल्य प्रेम का चित्रण किया गया है। ठीक है, वात्सल्य प्रेम का चित्रण किया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या है ना, इस कहानी को पढ़कर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि इसमें भगत सिंह की माता को दर्शाया गया है। किसको? छद्म रूप से यहां भी लिख सकते हैं, भगत सिंह की माता के रूप का चित्रण यहाँ पर छद्म रूप से कर लीजिए। हाँ, क्योंकि पूरा क्लियरिटी से तो नहीं बोल रहा है कि उनकी माता के बारे में ही बातें की जा रही हैं, पर जिस तरह से घटनाओं का जिक्र किया गया या जिस तरह से उनकी मनस्थिति का जिक्र किया जाता है, वो पढ़कर मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं भगत सिंह की माता की जो मनस्थिति थी, उस तरह की कुछ इनकी मनस्थिति थी। अगली कहानी है सेव और देव 1937 की। सेव और देव 1934 की कहानी है। और इसमें क्या बताया गया है कि चोरी की घटना से शिक्षित वर्ग संवेदनाहीनता एवं स्वार्थ लिप्तता का एकदम डूबते जा रहा है। हमारे समाज में एक जो वर्ग है, हम जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं,
मध्यम वर्ग क्या करता है, सारी चीजों को लेकर चलता है ना, तो शिक्षा भी अच्छी चाहिए, थोड़ा बहुत जिंदगी में दिखावा भी चाहिए, तो वो उसी मध्यम वर्ग की कहानी को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से मध्यम वर्ग आजकल बिल्कुल अपनी चीजों से भटक रहा है, स्वार्थ लिप्सा बहुत ज्यादा आ गई है, स्वार्थी हो चुके हैं, दिखावा पसंद हो चुके हैं। वैसी स्थिति में चोरी की एक घटना होती है और उस घटना में सारे मध्यम वर्गीय लोगों का किस तरह का मनस्थिति रहती है, किस तरह का व्यवहार रहता है, वो सेव और देव में दर्शाया गया है। ठीक है, लिखिए यहाँ पर इसकी क्या है, विषय वस्तु है कि चोरी की एक घटना से, चोरी की एक घटना को आधार बनाकर, चोरी की एक घटना को आधार बनाकर मध्यम वर्गीय शिक्षित, है ना, शिक्षित मानवों की संवेदनहीनता, है ना, संवेदनहीनता प्रदर्शित करती है, संवेदनहीनता का प्रदर्शन इसमें किया गया है। 5वें नंबर पर आते हैं। 5वीं जो हमारी कहानी है गैंग्रीन, 1934 की बहुत ज्यादा चर्चित कहानी है और मैंने इसकी कहानी भी आपको बताई थी। गैंग्रीन या बाद में यही रोज नाम से प्रकाशित हुई, 1934 की कहानी है। और गैंग्रीन में जो पात्र हैं, जो कथावाचक हैं, लेखक, वो अपनी बहन के यहाँ मिलने जाते हैं, मालती नाम की उनकी बहन है, उनकी बहन की पति डॉक्टर हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक घरेलू महिला, शादीशुदा महिला, उसका जो जीवन है वो किस तरह से बिल्कुल रोबोटिक हो जाता है, मतलब घड़ी की सुई जैसे टिक टिक बजती है, बिना काम के भी वो सुइयों को गिनते जाती है। पति उसके काम पे जाते हैं, मतलब एक दाम्पत्य जीवन में किस तरह से अलगाव की स्थिति आ जाती है, या किस तरह से आप कह सकते हैं कि मशीनों की तरह काम होने लगता है, संवेदनाओं की कमी हो जाती है, उसका वर्णन रोज कहानी में बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ लिखिए मध्यम वर्ग की पीड़ा का वर्णन किया गया है और जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ दाम्पत्य की कठिनाइयों को भी दिखाया गया है। ठीक है, इसमें लिखिए मध्यम वर्ग की पीड़ा, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा खाने कमाने का भी दिक्कत है तो आपको काम तो करना ही है। मध्यम वर्ग की पीड़ा का वर्णन उस स्थिति में, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जब भूख सबसे सर्वोपरि रहेगी, तो भूख जब रहेगी तो सिर्फ आप उस समय प्यार की बातें आप नहीं कर सकते हैं, तो वही स्थिति यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में जो भी अलगाव हो रहा था या जो भी परिस्थितियां आ रही थी, उसका कहीं ना कहीं कारण यही था। ठीक है, मध्यम वर्ग की पीड़ा का वर्णन और दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों का वर्णन है। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मानसिक स्थिति का इतना अच्छा वर्णन किया गया है, वो जो महिला पात्र है उसकी स्थिति का, कि आपको पढ़कर थोड़ी देर के लिए लगेगा कि क्या जिंदगी है, अगर जिंदगी ऐसी है तो जिंदगी ना ही रहे तो बेहतर है। आप रोज पढ़ने लायक कहानी है। इसके बाद बात करेंगे सिग्नेलर 1937 की, ये थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, सिग्नेलर भी महत्वपूर्ण है, मैं बता रही हूँ क्यों। सिग्नेलर के बारे में लिखिए, 1937 की रचना है, 1937 की रचना है। ये जो है पत्र और डायरी शैली में लिखी हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पत्र और डायरी शैली, पत्र और डायरी शैली में लिखी रचना है। कैसी है ये? पत्र और डायरी शैली में लिखी हुई रचना है। इसमें क्या कहा गया है, मानवीय संवेदना और प्रेम का चित्रण किया गया है, प्रेम और मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। लिख लीजिए यहाँ पर, प्रेम और मानवीय संवेदना, प्रेम और मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए
इसके आगे बात करेंगे अमर वल्लरी, मैंने कहा था महत्वपूर्ण है, 1931 की है। अमर वल्लरी में क्या है, पीपल के पेड़ आत्मालाप कर रहा है। आत्मालाप मतलब स्वयं से बातचीत करता है, स्वयं के जीवन के बारे में बातचीत करता है, और उस पेड़ का क्या अनुभव है, मतलब अगल बगल के लोग किस तरह से पथिक आते हैं, उस पर रुकते हैं, ये सारी चीजों का वर्णन अमर वल्लरी में है। अमर वल्लरी 1931। इसमें लिखिए पीपल के पेड़ का आत्मालाप, स्वयं से बातें कर रहा है। पीपल के पेड़ का आत्मालाप है ये। इसमें ये बताया गया है मानवीय संवेदना, यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि अगर पीपल का पेड़ मानव होता, कैसी कैसी चीजें वो सोचता है। आज का मानव भले संवेदना से हीन हो रहा है, पर पीपल के पेड़ में अभी भी इतनी संवेदना बाकी है। ठीक है, संवेदना का, मानवीय संवेदना कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मानव का रूप दिया जा रहा है, तो मानवीय संवेदना का चित्रण इसमें किया गया है। 7वीं कहानी की बात करेंगे। 7वीं कहानी है कोठरी की बात 1934 की। कोठरी की बात 1934 की है, और ये जो कहानी है ये जेल में जो क्रांतिकारी कैद थे, ठीक है, उनके मनस्थिति का वर्णन है। कोठरी की बात 1934, कैदियों की, इसका संकलन भी आया था 1935 में ना, 1935 में इसका संकलन आया था, और 1945 में संकलन आया था, जो हम लोगों ने कहानी संकलन में नाम लिखा है, और कहानी ये थी 1934 की। कैदियों की मनस्थिति का वर्णन है इसमें, ठीक है, कोठरी की बात। 8वें नंबर पर बात करेंगे। 8वीं हमारी कहानी हो जाती है कवि प्रिया 1949 की है, और इसमें क्या खास बात है, ये वार्तालाप शैली में रचित कवि जीवन पर व्यंग है। स्वयं के जीवन पर व्यंग करते हैं कवि प्रिया। कवि प्रिया और एक रचना है, आप लोगों को पता है कवि प्रिया? कवि प्रिया ये वाली है 1949 की। कवि प्रिया ये वाली है 1949 की। इसमें क्या किया है कवि ने, आत्मालाप शैली मतलब वार्तालाप शैली में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप शैली में कवि जीवन पर व्यंग, ठीक है, कवि जीवन पर व्यंग किया है स्वयं अज्ञे जी ने, ठीक है। केशव की रचना, बिल्कुल अश्विनी जी, केशव की रचना है कवि प्रिया, बहुत चर्चित है, केशव की रचना है कवि प्रिया। केशव को और क्या कहा जाता है, केशव को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, उन्हीं को कहा जाता है ना, केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। क्यों कहा जाता है, एक कारण बताइए फटाफट, आप लोग पढ़ चुके हैं रीतिकाल? रीतिकाल पढ़ चुके हैं, फटाफट मुझे बताइए केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी करी हैं केशव ने। अगर ये पूछा जाता है कि श्रेणी में रचनाओं की उत्कृष्टता की बात करते हैं तो केशवदास की रचनाओं का नाम उसमें आता है, लेकिन उसके अलावा भी उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है, शुक्ल जी ने शायद कहा है। क्यों कहा गया है ये बताइए? अलंकार के ज्यादा प्रयोग के कारण, बिल्कुल। इनकी जो कवि प्रिया भी थी, या और एक है क्या नाम है, चंद्रिका करके, वो इतनी अच्छी रचना है लेकिन बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इसलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है। कवि प्रिया के बाद बात करेंगे हम लोग सांप, 1950 की रचना है। सांप लिखिए, सांप 1950 की रचना है। ये प्रेम पर आधारित है पूर्णतः, ठीक है, ये रोमानी कहानी है, रोमानी कहानी है। प्रेम के उदात्त रूप का वर्णन किया गया है, प्रेम, सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य का वर्णन है, ठीक है। रामचंद्रिका, हाँ बिल्कुल, हमको रसिक चंद्रिका स्टेप से लग रहा था, रामचंद्रिका, हाँ रामचंद्रिका है, बहुत चर्चित है लेकिन बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
चलिए इसके बाद आते हैं इनका कहानी है पठार का धीरज, 1950 की कहानी है। इसमें भी प्रेम और संवेदना का चित्रण है, पर यह कहानी बहुत प्रमुख है क्योंकि ये प्रतीकात्मक कहानी है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। मुख्यतः बात किसी और के बारे में है लेकिन प्रतीकों के माध्यम से कहानी को दर्शाया गया है। ठीक है, पठार का धीरज 1950 लिखिए। पठार का धीरज 1950 कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक कहानी है। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है? प्रेम और संवेदना का चित्रण है, प्रेम और संवेदना का। इसमें जो मुख्य बात है वो यही है, प्रतीकात्मक कहानी, क्योंकि ये पहली कहानी है जिसको हमने प्रतीकात्मक कहानी लिखा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जयदोल। जयदोल संग्रह आया था 1951 में। जयदोल कहानी कब की है? जयदोल है 1950, 1950 की है, और इसका जो संग्रह आया था वो 1951 में आया था। इसमें क्या है? इसमें बताया गया है निरंकुश शासन का चित्रण है, निरंकुश शासन का चित्रण, साथ ही साथ जो नागा रानी की दृढ़ता का वर्णन है। इसका नागा प्रजाति में नागा रानी की दृढ़ता का वर्णन, दृढ़ता का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग होली बोनू की बत्तखें। ये वाली कहानी थी, ये सैन्य जीवन पर आधारित थी। लिख लीजिए उसको। 2 कहानी और बचती हैं बस। होली बोनी की बत्तखें। ठीक है, इस कहानी का साल था 1947, 1947। ये स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक विधवा स्त्री के मातृत्व प्रेम का वर्णन है ना, संतानहीन स्त्री। यहाँ पर संतानहीन स्त्री की मनोदशा का मार्मिक वर्णन है। जयदोल अज्ञे की भी है जी, जयदोल अज्ञे की भी है। तो हम लोग ये लिख किसकी रहे हैं? आप लोग हैं किधर? हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं अभी? मुझे ये बताइए। जयदोल अज्ञे के ही बारे में तो लिख रहे हैं हम लोग। शुरुआत नहीं देखा आपने? हमने लिखा अज्ञे की मुख्य प्रमुख कहानियों की विषय वस्तु। रिद्धि, ये हम लोग अज्ञे के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, कठिन गद्य के प्रेत अज्ञे को कहा जाता है। इनकी कहानियां पढ़िए। मैंने पहले बहुत बार क्लास में भी कहा है कि इनकी कहानियों की खास बात ये है ना कि बहुत साधारण मनुष्य होगा तो समझने में दिक्कत आएगी। इनकी कहानियां बहुत हद तक मनोविश्लेषणात्मक स्तर पर ऊपर उठती हुई प्रतीत होती हैं। शेखर एक जीवनी को ही ले लीजिए ना, आप किसी आम आदमी को पढ़ने दीजिए, बहुत गालियां देगा कि कैसा कैरेक्टर रखा है इसने शेखर को। और अगर शेखर ऐसा ही है तो बहुत पतित है, मतलब समाज से उसको हटा देना चाहिए। तो इनकी कहानियां वर्ग एक अलग पाठक वर्ग के लिए रहती हैं, इसलिए इनको कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, पठार का धीरज, जयदोल हो गया, होली बानू की बत्तखें हो गया। अंतिम कहानी है हमारी शरणदाता 1947। अंतिम कहानी लिख लीजिए। अंतिम कहानी है शरणदाता 1947, विभाजन की त्रासदी। ठीक है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित। कल का वीडियो नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, अगर नहीं मिला है तो चेक करिएगा, थोड़ी देर में वो डल जाएगा। ठीक है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित है और इसमें हिंदू मुस्लिम संबंधों का वर्णन है। संबंध दिखाए गए हैं कि उस समय कैसा हिंदू मुस्लिम का जो संबंध हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे।
यहाँ पर प्रेमचंदोत्तर युग के कथाकार खत्म होता है। हमने प्रेमचंद जी को देखा, प्रेमचंद जी के बाद वाले कथाकार को हमने देखा। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं नई कहानी 1950 से 1960। ठीक है, हमने देखा प्रेमचंद का युग, प्रेमचंद के बाद वाला युग। अब हम लोग देखेंगे नई कहानी 1950 से 1960। नई कहानी शब्द किसने प्रयोग में लाया सबसे पहले? आरंभ किसे माना गया? किस कहानी को माना गया कि भाई इस कहानी से नई तरह की कहानियों का आगाज हो गया है? ठीक है, शुरू करते हैं नई कहानी। नई कविता देख चुके हैं हम लोग, उसी तरह नई कहानी की बात करेंगे आज। नई कहानी 1950 से 1960। इसके बाद शुरू होता है हमारा कहानी आंदोलन। कहानी आंदोलन की बात करेंगे तो इसके बाद जितना भी अद्यतन मतलब अभी तक जो कहानियां नई तरह की आ ही रही हैं वो सारी कहानी आंदोलन में ही आ रही हैं। ठीक है, नई कहानी की बात करते हैं। नई कहानी ये शब्द सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का नाम आपने सुना है। दुष्यंत कुमार की गजल, जब आप गजल में जाइएगा तो दुष्यंत कुमार का नाम सबसे पहले आएगा। और इनकी बहुत सारी गजलें भी हैं, मतलब सबसे ज्यादा अगर हिंदी साहित्य में गजल लिखे हैं तो यही लिखे हैं। बाकी हैं उर्दू के साहित्यकार हैं जो जिन्होंने हिंदी में लिखी हैं गजलें, पर इनका नाम विशेषता आता है दुष्यंत कुमार का। इनकी गजल भी है कि कहाँ तो चिराग मयस्सर था पूरे शहर के लिए, अब चिराग मयस्सर नहीं एक घर के लिए, है इनका ही है। लिखते हैं सबसे पहले कहानी शब्द। नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नई कहानी प्रश्न आ सकता है क्योंकि नई कहानी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? प्रयोक्ता थे दुष्यंत कुमार। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? नई कहानी इस शब्द के सबसे पहले जो प्रयोक्ता थे वो थे दुष्यंत कुमार। और नई कहानी का आरंभ माना जाता है निर्मल वर्मा।